बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो हैं वो ग्रेविटेशन चैप्टर के एमसीक्यूज़ रिवीजन के लिए हम एमसीक्यूज़ ये कर रहे थे और इसके अंदर हमने ग़ालिबन 5 पेजेस हमने देखे, यानी कि ऊपर अगर आप देखें तो तकरीबन 39 या 40 एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऊपर गुजर चुके हैं। ये बेसिकली एमसीक्यूज़ चैट जीपीटी पे से उठाए हैं, लेकिन इनको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो आपकी बुक रीडिंग है ना वो इसके थ्रू हो जाए। यानी कि अगर आप ये एमसीक्यूज़ से गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। किताब के जो स्पेसिफिक कंटेंट हैं उस कंटेंट के अंदर से चूँकि ये उठाए गए हैं तो वो तमाम चीज़ें कवर अप कर जाएगा। ये भी एमसीक्यूज़ देखेंगे। इसके अलावा ग्रेविटेशन चैप्टर के जो बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज़ आ रहे हैं उनको भी देखिएगा, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, आप देख लीजिएगा। जो पिछली जो 40 एमसीक्यूज़ गुजर चुके हैं उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो पार्ट हो सकते हैं आपके पेपर का, तो आप उसको जहन में रखिएगा। इसको बंद कर दीजिए, ये मैं ग्रुप में शेयर करा दूंगा और वीडियो भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, कोई इक्वेशन थी द एक्सेलरेशन। हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड का मतलब तुमको ये जानते हो कि ज़मीन के ऊपर अगर आप अपवर्ड्स मूव करते जाते हैं तो जी की वैल्यू ग्रेजुअली क्या होती जाती है, कम होती है। देखो ये मुझे पता कहाँ से चला था, ये मुझे पता ऐसे चला कि F इज इक्वल्स टू वो ऑब्जेक्ट जो कि मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट का मास m है। मास ऑफ द अर्थ को मैं अगर m कह देता हूँ, कैपिटल M, अपॉन रेडियस अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है, r कहलाता है। अगर मैं इसको एक सर्टेन हाइट h पे ले गया हूँ तो ये डिस्टेंस कहलाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, ये वेट होता है ना, फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, इट इज सेम एज दैट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। तो इस F की जगह मैं W लिख सकता हूँ, और W क्या होता है, mg। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, mg। अब ये बताइए, ये m मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द बॉडी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर मैं g की वैल्यू निकालता हूँ तो g की वैल्यू, अब ये रट्टा मार लीजिएगा आप, क्या आएगी, g स्मॉल m नहीं आएगा, कैपिटल M अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम एक प्लैनेट पे खड़े हो जो कि बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, जो आप छोटे प्लैनेट पे खड़े होंगे और बड़े प्लैनेट पे जी की वैल्यू वेरी करेगी। जब मास कम होगा प्लैनेट का तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करेगी। जितना छोटा प्लैनेट, मास उतना ही कम, जी उतना ही कम, वेट उतना ही कम। मास उसका अगर कम हुआ तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं चांद पे खड़ा हूँगा तो मुझे अपना वजन क्या महसूस होगा, कम, और अगर मैं ज़मीन पे हूँगा तो मुझे वेट जो है वो ज़्यादा महसूस होगा। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, r प्लस h, रेडियस तो है, h पे डिपेंड कर रही है। यानी कि जैसे जैसे मैं ऊपर हाइट करता जाऊँगा वैल्यू ऑफ g क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मोर हाइट लेस वैल्यू ऑफ g, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक मिनट, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप क्या करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो बताइए डिपेंड्स वैल्यू ऑफ जी किन किन पे, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द जी तो कांस्टेंट होता है, इसके अलावा रेडियस और आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अब आप बताइए एल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एल्टीट्यूड कर देगा ऑब्जेक्ट की हाइट, तो यकीनन एल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है, यस। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस। स्पीड ऑफ द, स्पीड के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होता था ना, डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, एक्सेप्ट, यानी कि वो कौन से फैक्टर जिन पे डिपेंड कर रही है वो नहीं बताने आपने वो फैक्टर बताने जिस पे डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन ये रॉन्ग दिया गया है, आप इसको चेंज करेंगे, एक्सेप्ट द फैक्टर्स, एक्सेप्ट आएगा इसमें। तो जब एक्सेप्ट आएगा तो इसका मतलब क्या है कि यू मस्ट राइट द फैक्टर ऑन विच इट इज नॉट डिपेंडिंग, जिससे इंडिपेंडेंट होगा। तो वो फैक्टर कौन सा होगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहे आप कम कीजिए चाहे आप ज्यादा कीजिए, जी के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये बताओ किस चीज से इनवर्सली है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कौन सा, मास ऑफ द अर्थ नहीं, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, हाँ, एल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं,
यहां पे क्या है रेट, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस करता हूं और वैल्यू ऑफ जी डायरेक्ट निकालता हूं, किसी हाइट में नहीं लेके जाता, हाइट 0 रखी हुई है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ जी डायरेक्टली किसके बराबर, यानी कि वैल्यू ऑफ जी इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो किसके बराबर आएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एच तो हटा दो तो सिर्फ क्या आएगी, आर। तो इस केस के अंदर आप देखिए स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यस, एल्टीट्यूड नहीं होगा, क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि अगर आप डायरेक्ट देखें तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये इसमें प्लस एच उस वक्त क्या है, व्हेन वी आर कंसीडरिंग अप टू अ सर्टेन हाइट, लेकिन अभी हम सर्टेन हाइट में नहीं जा रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जनरलाइज फॉर्मूले में आर प्लस एच लिखा है, एच को 0 कर दोगे तो यू आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसीडर किए जाएंगे, तो इसका स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाएगा। हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, कैसे तब्दील होती है विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैल्यू क्या होती आएगी, डिक्रीज, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, यस, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। समझ में आ रही बात? व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, एल्टीट्यूड, यानी कि हायर एल्टीट्यूड जो होता है उसका हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं एल्टीट्यूड। आपको याद हो कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें हाइट ऑफ द ट्राइंगल के लिए भी वर्ड एल्टीट्यूड इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी ऊंचाई है उसकी, तो ऊंचाई जो है वो एल्टीट्यूड के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, द हाइट एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस, वो हाइट जब देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस आर है, मैंने ऑब्जेक्ट को एक ऐसी जगह पे रखा है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि मैंने इसको ऐसी जगह प्लेस किया है कि इसकी हाइट भी किसके बराबर आ गई है, आर के रेडियस के बराबर आ गई। वैल्यू ऑफ जी बिकम व्हाट, अब ये मैं करके देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। यहां पे जो एच है वो किसके बराबर है, आर के, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, आर, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन 2r का, ऐसे ही लिखूंगा, r प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर का मतलब क्या है 1/4 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इसका मतलब क्या हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय जी, ये वाली चीज किसके, जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर था, जी के बराबर था ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन द सरफेस अगर मैं हूं तो मेरी वैल्यू अगर जी आ रही है, तो अगर मैं इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर चले गया तो वैल्यू ऑफ जी मेरी जितनी थी उसका क्या हो जाएगी 1/4। मसलन अर्थ पे हूं कितनी है 10, या सपोज 8 है, कितनी है, जमीन पे हूं कितनी है 8। अब अगर मैं जमीन का जो रेडियस था उतनी ही हाइट पे चला जाऊंगा तो वो जितनी अर्थ पे थी उसका क्या रह जाएगी 1/4, यानी कि कितनी रह जाएगी 2। 8 का 1/4 कितना होगा 2, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 8 2 के बराबर कब पहुंचेगी तो आप क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ हाइट के ऊपर, समझ रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 आंसर। व्हाट इफेक्ट डज डबलिंग द एल्टीट्यूड अबव द सरफेस, अगर मैं एल्टीट्यूड को क्या कर दूं, डबल कर दूं तो अर्थ, अब ये बताइए कि एल्टीट्यूड डबल हो जाने का मतलब क्या हो गया, हाइट डबल हो गई, अर्थ का रेडियस डबल हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिखेंगे किस तरीके से, r प्लस h का स्क्वायर होता है ना, इट बिकम्स 1/6 नहीं 1/8 1/9 मुमकिन हो सकता है और 1/10 मुमकिन नहीं है। अब 1/9 कैसे होगा, डबलिंग द एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस है। अच्छा यहां पे कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है कि अर्थ ऐसे है, यहां से यहां तक अर्थ का रेडियस क्या है r है, जो हाइट ली जा रही है, जो डबलिंग है ना, इसकी वर्डिंग सही नहीं है। इसका मतलब यह दिया जा रहा है कि हाइट जो है ना वो अर्थ के रेडियस का डबल हो गई है, नहीं समझे, अर्थ यानी कि डायमीटर, समझ में आई बात, यानी कि अर्थ का रेडियस r है, जो हाइट एल्टीट्यूड ले रहा हूं वो डबल्ड ऑफ व्हाट है, डबल्ड ऑफ r है। तो अगर ये डबल हो गई तो एक r ये है, एक r ये, एक r ये, कितने r हो गए 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टोटल, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब बताइए यहां पे जो h है
ये किसके बराबर आ रही है? तो मैं इसे लिखूंगा G, यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पर 2R। जब मैं उसको कॉमन लूंगा ये क्या आ जाएगा? GM अपॉन R प्लस 2R। तो ये कितना हो जाएगा? 3R। तो GM अपॉन 3R का होल स्क्वायर। 3 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 1/9। यहां पे क्या बचेगा? GM अपॉन R स्क्वायर। और ये वाली चीज किसके बराबर होती है? स्मॉल g के। तो ये क्या हो जाएगा? 1/9 ऑफ स्मॉल g हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अर्थ के, अभी मैंने क्या बताया था, अगर मैं अर्थ के रेडियस के बराबर जाऊंगा तो 1/4 हो जाएगी g की वैल्यू। अगर मैं रेडियस का डबल कर जाऊंगा तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी और रिड्यूस कर जाएगी। और करना भी चाहिए। इफ वी आर मूविंग अवे तो इसका मतलब क्या है? अच्छा एक और चीज सुनो, अर्थ के अक्रॉस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड बिखरी हुई होती है, फैली हुई होती है। बताइए जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, आपको याद है अभी हमने प्रेशर पढ़ा था, उससे मॉलिक्यूल्स जब दूर जाते आते हैं तो उनकी डेंसिटी रिड्यूस होती जाती है ना। अगर मैं डेंसिटी ऑफ फील्ड की बात करूं, फील्ड ऑफ फोर्सेस की बात करूं, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? जब तुम अर्थ के करीब होते हो तो फील्ड ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। बट इफ यू आर मूविंग अवे, द डेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब क्या है? किसी सर्टेन रीजन में कितनी फोर्सेस आ रही हैं। तो बताओ जैसे जैसे ऊपर जाओगे फोर्सेस क्या होती जाएंगी? कम, फील्ड ऑफ फोर्सेस कम होगी। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड ऑफ फोर्सेस भी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? वेट ऑफ द बॉडी क्या होता जाएगा? रिड्यूस। जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ जी एट हिल्स? बताइए सी लेवल जो होता है और ये हिल है, यहां पर है आप, बताइए जब आप सी लेवल पे होंगे तो आप क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हैं, तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। लेकिन जब आप पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में, तो जी की वैल्यू प्रेशर कम, प्रेशर कम। तो इट इज स्मॉलर एट सी लेवल? नहीं। इट इज सेम? नहीं। इट इज लार्जर देन? नहीं। स्मॉलर, इट इज स्मॉलर एट द सी लेवल। हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी एट द सी लेवल? जी की वैल्यू कंपेयर, तो इट इज लार्जर एट सी लेवल। सी लेवल पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द हिली एरिया। हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? बताइए स्क्वायर जी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर, ऐसा ही है ना? बताओ ये जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो कैसे वेरी करती है? स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ कैसे? डायरेक्टली इनवर्सली है। तो तुम क्या लिखोगे इसे? देखो ये क्या चीज है? डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली होगी, इनवर्सली होगी? इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? यानी कि ऑपोजिट है। तो यहां पर इनवर्सली के रिलेटिवली आप क्या लिखेंगे? इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आर के ऊपर क्या दी गई है? पावर। अगर आर की पावर 1 होती तो फिर ये लीनियरली कहा जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये आपके स्कोप से अबव हो गया, लेकिन सिर्फ समझने के लिए एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या होता है? रेस्ट टू द पावर 2, रेस्ट टू द पावर, एक्सपोनेंट कहलाती है ना। तो इट डिक्रीजेस कैसे? द रेडियस, द एक्सपोनेंशियल ऑफ इट्स रेडियस डिक्रीजेस होगा, तो इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली आ जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन? समझ रहे हैं? मुश्किल तो नहीं हो रही। अगला क्या? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एल्टीट्यूड एट द वैल्यू ऑफ जी एट अ सर्टेन हाइट? क्या रिलेशन होना चाहिए? एल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ जी कम। इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। कैसे पता लग रहा है मुझे? G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आप ये जानते हैं कि मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूं? नहीं ना, ताकि दिमाग के अंदर ये चीज आ जाए। और ये लिख आपने बताया G की वैल्यू R का स्क्वायर, मतलब नीचे वाला, मतलब नीचे R का स्क्वायर, एक R प्लस H। देखिए ये जनरल फॉर्मूला है। अब अगर ऑब्जेक्ट को तुमने जमीन की सरफेस पर रख दिया तो हाइट क्या हो गई है? एल्टीट्यूड 0। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नहीं समझे? ठीक है भाई। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट टॉपिक। इसके बाद क्या आता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अच्छा, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट?
एक चीज कंफर्म है कि एक ऑब्जेक्ट होगा विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्या क्या रिवॉल्व करने के लिए इसे अपनी फोर्स लगानी पड़ रही होगी? क्यों? क्योंकि जब वो मूव कर रहा होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी एक्ट बिहेव जस्ट लाइक इट्स सेंट्रिपिटल फोर्स, तो वो क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करता रहेगा। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगी? सेंट्रिपिटल। समझ गए? अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है, ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल होना चाहिए, तभी आर्टिफिशियल क्या लाएगी? ह्यूमन मैन मेड होना चाहिए। मैन मेड होना चाहिए ना, तभी आर्टिफिशियल क्या लाएगा। अगर वो नेचुरल हुआ तो फिर वो नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, किसी प्लैनेट के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है मैन मेड, तो वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका मतलब क्या आंसर ये होगा? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं यही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके पास आसमान के ऊपर अपनी ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स के रिलेटिवली क्या कर रहे होते हैं? डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। Which of the following statement is true about the moon? Natural. What purpose are most of the artificial? बताइए कह क्या रहा है ये? इसमें से कौन सा पर्पस प्राइमरीली यूज? बुनियादी तौर पे हो सकता है और भी कम्युनिकेशन, मतलब देखिए वेदर फॉरकास्टिंग में भी सैटेलाइट यूज होती है, आपको पता है, सब चीजों के लिए। लेकिन बेसिकली जो मेजर टास्क है वो आपके पास क्या है? कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि अर्थ के अक्रॉस तकरीबन 24 सैटेलाइट्स हैं और वो दिन में 2 बार करते हैं रिवॉल्व। बिल्कुल। कितनी सैटेलाइट्स हैं? 24 सैटेलाइट्स हैं। जो ये जो आपके पास जीपीएस सिस्टम है ना, आप अपने मोबाइल के ऊपर अपनी लोकेशन मालूम कर लेते हैं ना, अपनी लोकेशन किसी को भेज देते हैं, ये तमाम लोकेशन जो हैं ये जो हैंडल की जा रही होती है वो 24 सैटेलाइट्स हैंडल कर रही होती है। कितनी? ऐसे आप लोग भी करते होंगे नहीं? जब आप ऊपर बैठते हैं ना तो ऐसे ही हिल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग ऐसे करते हैं। थोड़ी देर में रुक जाएंगे, बताइए क्यों? जब बैठ जाएंगे अच्छा सुनो भाई, कम्युनिकेशन समझ में आएगी? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट? भाई देखिए, एक है कम्युनिकेशन, सुने, एक होती है जीपीएस, एक होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सुनो तो, एक होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स काउंट में कितने हैं? 24 का मतलब क्या है? एक ही ऑर्बिट के अंदर 24 सैटेलाइट्स होंगी जो यूं घूम रही हैं, और एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते हैं? 2, 24 घंटे, 12 घंटे सारी तमाम किताब। लेकिन एक और चीज, वो सैटेलाइट आपकी अर्थ से खासी क्लोज होती है। कौन सी? जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। एक सैटेलाइट ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जमीन से ना सबसे ज्यादा हाइट पर होते हैं, ये सैटेलाइट भी, और ये सैटेलाइट ऐसे होते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी, देखिए आप करीब जाएं या दूर जाएं, वेलोसिटी क्या करती जाएगी? वेरी करेगी ना। ये इसको एक ऐसी वेलोसिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है कि ये अर्थ के रिलेटिवली स्टेशनरी हो जाती है, रुक जाती है। मसलन अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है ना, तो ये अर्थ के साथ साथ ऐसे रिवॉल्व करेगा। समझ रहे हैं? जब ये एक सेकेंड, जब ये ऐसे रिवॉल्व, सुनो भाई, जब ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इस सैटेलाइट के रिलेटिवली अर्थ की स्पीड 0 हो जाएगी, रेस्ट। अर्थ के रिस्पेक्टिव उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है? अर्थ एक चक्कर जितनी देर में मुकम्मल करेगी, ये सैटेलाइट भी उतनी देर में एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेगी। तो इसका एक साइकिल कितने 24 घंटे में मुकम्मल होगा? किसका? अब खुद सोचे कि अगर एक सैटेलाइट अर्थ के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है, तो बताइए 24 घंटे के बाद अभी आपको वही सैटेलाइट ऊपर दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं? लेकिन मुझे ये बताइए कि चांद जो होता है, अगर वो सैटेलाइट हमेशा उधर ही दिखाई दे, चांद जो है वो आपको यहां से निकलता हुआ नजर आता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ जाकर गुरूब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है ना वो रिलेटिव टू द अर्थ चेंज है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर चांद की रफ्तार अर्थ के रिलेटिवली कांस्टेंट कर दी जाए तो तुम देखोगे कि वो एक ही, यानी कि चांद हमेशा निकला रहेगा, फिर वो कभी भी गुरूब नहीं होगा। सूरज अगर हमेशा निकला रहेगा, कभी गुरूब नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी भी स्पीड क्या कर जाए? अर्थ की स्पिन सन की मूवमेंट के रिलेटिवली क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। आपके पास पॉसिबिलिटी, तो जो
आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है, वो सैटेलाइट हमेशा आपको एक ही मुकाम पे दिखाई देगी। और सर जो मसलन हमारे पास एक टेलीस्कोप है घर पे ना, उससे कभी कभी हम ना चांद देखते हैं। जो हम चांद देख रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर मून ऐसे आता है, चांद ऐसे आता है और ऐसे 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 मूव करता हुआ ऐसे करके गायब। इसका मतलब क्या है कि एक जगह अगर आप रख के देखना शुरू करेंगे, एक ही बंदा देख सकेगा, वो गायब हो गया, आप दूसरे के लिए फिर से एडजस्ट करो। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज में बैठे हुए वो रुकी हुई नहीं है, वो चल रही है मुस्तकिल। अगर आप किसी स्टार को भी देखते हैं तो वो स्टार भी ऐसे मूव होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करे, स्टार मूव नहीं कर रहा होगा इतना, लेकिन अर्थ की रोटेशन से वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो ये मूवमेंट आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितना टाइम लेगी? 24 आवर्स। 24 आवर्स। इसको बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इसको ना